कुंडली का जीवन में क्या महत्व है, या उसको अगर इस तरीके से देखा जाए, क्या जीवन पूरा कुंडली पर ही निर्भर है? कुंडली पर निर्भर क्या होता है? कुंडली तो आपकी एक देखा जाए तो सिटी स्कैन है, आपकी रिपोर्ट आई है। अच्छा। जन्म के साथ रिपोर्ट आपकी आ गई कि आप जीवन में क्या क्या पाएंगे, क्या क्या खोएंगे, आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या आपको करना है, क्या आप कर्म कर पाएंगे। आपकी कुंडली बता देगी कि आप कुख्यात होंगे कि विख्यात होंगे। अभी विवाह की बात कर रहे थे, तो जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि पत्नियां आजकल मानने लगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पतियों ने भी तो बहुत लंबे समय तक स्त्रियों के साथ अत्याचार किया है। धर्म शब्द जो लगता है जी। वो सिर्फ पत्नी के आगे ही लगता है। आप अत्याचार करो, सेवक की तरीके से रखो, उसे काम कराओ, तो उसका प्रयोग जैसे कि एनी अदर धर्म में किया जाता है कि शादी भी करो तो उसके बाद छोड़ भी दो। अनिरुद्धाचार्य जी एक बात बोली थी कि जो भी पुरुष, जो भी बच्चे और बच्चियां चरित्र से सही नहीं है, या जिनके 3 से 4 उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बोल। अच्छा, विवाह कर लेना फिर उसी से। हाँ जी। कि जो संत लोग हैं वो बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं। लड़के और लड़कियों के लिए बोला गया था, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोला गया। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे इंटरेक्शन विद शशांक में। सर पहले तो बताइए कैसे हैं आप? बस शुभकामनाएं हैं आप लोगों की। अच्छा, तो अच्छा जी, पहला मेरा प्रश्न है कि ये जो ज्योतिष है आपके जीवन में, या कब आपको समझ में आई, या कब आपकी चेतना में आई? चेतना कहें या गॉड गिफ्ट कहें, क्योंकि ये प्रेरणा हमारे माता पिता से प्राप्त हुई जी। और शुरुआत जो हुई थी वो 9 साल की एज से हो गई जी। उसमें योगदान तो मेरे माता पिता जी का है जी। साथ में एक अंतर मन से जो आवाज़ आती है उसके उद्देश्य से हम लोग कार्य करते हैं जी। तो फेस रीडिंग करना, सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से हुई कि फेस रीडिंग। अच्छा। कि कैसे चेहरे को पहचाना जाए या उसके स्वभाव को जाना जाए जी। फिर और जिज्ञासा हुई तो अंक ज्योतिष जी। फिर और प्रेरणा होती है तो गुरु से अपने मार्गदर्शन लिया, साथ में जो पुस्तकें होती पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर वो चीज़ें जीवन में उतार आई। जी। अच्छा जी, ये कब आपको आभास हुआ था? मतलब आपको अगर याद हो कि कब आपको पहली बार आभास हुआ था, कब से आपको याद है कि कब से आपने अंक ज्योतिष और फेस रीडिंग की आपने एक बात करी, ये कब से चालू हुआ पहला? मेरी एज 35 ईयर्स है और इसकी शुरुआत 9 वर्ष की एज से होती है। मतलब एज जो पढ़ाई की होती है जिसमें लोग खेलते कूदते हैं, उसमें मेरी प्रेरणा जागी थी कि किसी के व्यक्ति विशेष की जानने की, उसके चेहरे को पहचानने की। अच्छा जी। और वो चीज़ वहीं पे नहीं रुकी, चेहरे पर नहीं रुकी, वो चीज़ अंक में भी उतर गई, वो चीज़ हस्तरेखा में भी उतर गई, फिर वो कुंडली में भी बढ़ती गई। अच्छा। धीरे धीरे लाल किताब पर आ गई, सारी चीज़ें वो बढ़ती ही चली गई। तो अभी आपने एक साथ 4 चीज़ों का नाम लिया, कई सारी, जिसमें से पहला आपने लिया कि चेहरा देखने की जो कला, या कला बोल सकते हैं या ज्ञान बोल सकते हैं, तो इसके लिए आपने कुछ पढ़ा या आपके स्वयं से? जो शुरुआत हुई थी वो तो किसी की पढ़ाई से या किसी के भी मार्गदर्शन से नहीं हुई, ये तो एज ए ऑटोमेटिक मान लीजिए उसको कि चेहरा देखकर उसके स्वभाव की जानकारी देना या आने वाले भविष्य की गणना हो जाना, मतलब ऑटोमेटिकली कि आपका चेहरा देखने के बाद हमको लगता है कि आपके साथ 2 महीने में या 3 महीने में ये घटना घटने वाली है जी। और ये आभास हमारे अंतर्मन से ही होता है जी, वो किसी के ज्ञान से या किसी के देने से नहीं होता है, एज ए गॉड गिफ्टेड ही इसको मानेंगे। तो हमारी टीम में 1-2 लोग हैं जो अपना चेहरा देख के आपको पूछना चाहेंगे कि उनके जीवन में क्या घटने वाला है। हाँ। तो आप बताइएगा जरूर, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चेहरा आप किसी का भी लाते, कुंडली नहीं है जी, या कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है, तो आप फोटो के माध्यम से चेहरा भेज सकते हैं। अच्छा। चेहरे की रीडिंग भी इक्वल वही होती है जो कुंडली की और अन्य अदर्स होती है। ये जो अंक ज्योतिष है, हम लोग ज्योतिष पर भी आएंगे, लेकिन ये अंक ज्योतिष कब से है? मतलब इसका जन्म कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ है, या ये कहाँ से चालू हुई है अंक गणना की? अंक गणना का 1950 में, और ये अंक ज्योतिष भारतीय नहीं है, ये विदेशी पद्धति थी जो डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से निकालते थे कि लोगों के किस अंक के आधार पर, जन्मतिथि के आधार पर उनके ग्रहों से जोड़ते थे जी, और उसके आधार पर गणना की जाती थी। लेकिन अंक ज्योतिष बहुत ही सीमित दायरा है, हम उसको ज़्यादा अच्छा दायरा नहीं मानते हैं, क्योंकि 4 अंक 5 अंक 4 अंक के तो 1 करोड़ लोग होंगे, 50 लाख लोग होंगे, 20 लाख लोग होंगे, और सबका स्वभाव क्या एक ही जैसा होगा? ऐसा तो नहीं है, सबका अलग अलग चीज़ें होंगी। तो अंक ज्योतिष एक सीमित है, उसको आप प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, उसके स्वभाव का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, साथ में वो क्या व्यापार करे या कहाँ पे उसको कार्य करना चाहिए ये तो बता सकते हैं, लेकिन एक सीमित दायरा है उसका। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबकी जननी या सबका जो मूलभूत है वो हमारा ज्योतिष है? वो सनातन संस्कृति वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष, अच्छा वैदिक ज्योतिष। सब चीज की जननी और शुरुआत भी यहीं से होती है। किससे? ज्योतिष से होती है। वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष। अच्छा, तो ज्योतिष को अगर और थोड़ा सा, मतलब ज्योतिष में कुंडली आती है या ज्योतिष या कुंडली एक ही चीज होती है? ज्योतिष एक विज्ञान है, अच्छा, ना कि कोई अंधविश्वास या लोगों के
उन्होंने ये मान लिया कि एक भविष्यवाणी कर दी। वो नहीं, एक विज्ञान का माध्यम है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या असर करेगा। ना तो वो ज्योतिषी जो भी होते हैं वो आपकी कोई भी कुंडली का चेंजमेंट नहीं कर सकते, ना आपके भविष्य का चेंजमेंट कर पाएंगे। ये तो भगवान ने बना के प्रारब्ध में भेजा हुआ है। हम तो ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये है तो आप ये कार्य में जाएंगे, अच्छा, या आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक, या आपके ये स्वभाव में है। अच्छा, तो मतलब हम अगर, तो इसका मतलब मैं इस पर एक प्रश्न और आता है कि क्या जीवन में ज्योतिष या कुंडली का बहुत अधिक महत्व है, या उस पर ही निर्भर है किसी का जीवन? देखिए, कुंडली एक जीवन देखने का आधार होता है। आपका आधार जो है कुंडली हो सकती है, वो ग्रह बताते हैं कि आप किस दिशा में कहाँ पे जाने वाले हैं। जी, अच्छा जी, एक चीज अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसी में एक क्वेश्चन मुझे ये समझ आता है कि कुंडली का जीवन में क्या महत्व है, या उसको अगर इस तरीके से देखा जाए, क्या जीवन पूरा कुंडली पर ही निर्भर है? कुंडली पर निर्भर क्या होता है, कुंडली तो आपकी एक देखा जाए तो सिटी स्कैन है आपका। अच्छा। स्कैन है, आपकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, जन्म के साथ रिपोर्ट आपकी आ गई कि आप जीवन में क्या क्या पाएंगे, क्या क्या खोएंगे, आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या आपको करना है, क्या आप कर्म कर पाएंगे। कर्म भी निर्धारित होते हैं कुंडली से। अच्छा, बिल्कुल, आपकी कुंडली बता देगी कि आप किस तरह पे, आप कुख्यात होंगे कि विख्यात होंगे। अच्छा, आप प्रशंसा के पात्र होंगे कि किसी अपराधी गतिविधि में जाएंगे, ये भी आपकी कुंडली बताएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो ये मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय निर्धारित हो चुका होता है, उसके पहले ही निर्धारित? भाई, जिस समय जन्म होता है उस जन्म समय के अनुसार वो ग्रह नक्षत्र कहाँ पे बैठे हुए हैं, 12 भाव में किस किस जगह किस स्थान पर बैठे हुए, वही कुंडली आपकी बन के आ जाती है। सपोज दिन कोई व्यक्ति 9:30 बजे रात में जन्म होता है और ये डेट है और ये लोकेशन है, तो वो जो ग्रह होते हैं वो उसी के सिस्टम पे आ जाते हैं। तो जब जन्म हुआ तो उसी समय उसकी कुंडली बन के तैयार हो गई। अब आप उसका बाद में प्रेडिक्शन कराइए, क्या इनकी शिक्षा का स्तर रहेगा, क्या इनका वैवाहिक स्तर रहेगा, क्या धन का स्तर रहेगा, ये क्या कार्य कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक कुंडली के माध्यम से आपको बताई जा सकती है। तो जब अधिकतर लोग बताने भी जाते हैं, पूछने जाते हैं, मतलब जितने मैं लोगों को जानता हूँ तो 2 तरीके का समुदाय है जिनको कहीं ना कहीं बीच, अभी जो हमारा युवा है या पुराने लोग तो कुंडली के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी मैं अगर देखता हूँ थोड़ा सही तरीके से अगर प्रयास करता हूँ तो अभी उतने अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं मिलते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति, जितने लोग बैठे हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए, उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता है। देखिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान कुछ चीज़ें तो अपने आप से आती हैं और कुछ चीज़ें आपको निहित करनी पड़ती है अपने कर्म के द्वारा। हमें थोड़ी चीज़ें तो अपने आप आ गई, जो हमको मिल गई, जन्म जात मिल गई, साथ में भगवान की प्रसन्नता से मिल गई और हमारे मन में उतरी हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज़ें हुई, हमें गुरुओं का मार्गदर्शन मिल गया, हमने पुस्तकों का अध्ययन किया, साथ में और भी सारी चीज़ों को हम पकड़ते रहे, तो उस चीज़ को अभ्यास करते करते वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती चली गई। अच्छा, इसी प्रश्न में अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे जब हम लोग की कुंडली किसी की बनती है तो उसमें कई प्रकार की भी कुंडली होती है, एक लग्न कुंडली, एक चंद्र कुंडली, फिर उसी में हो जाता है कि एक नवमांश कुंडली भी है, कारकांश भी है, और भी मतलब कई प्रकार की है, मुझे अभी जितना याद है उस प्रश्न मैंने किया। तो इनका क्या, ये अलग अलग कुंडलियां होती हैं, उसी कुंडली के अलग अलग क्या होता है, मतलब इसको थोड़ा सा समझाइए। जैसे कि लग्न कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, नवमांश कुंडली हो गई, ये आपकी वो मुख्य कुंडलियां हैं जिनके आधार पर सारी गणना की जा सकती है। अच्छा। लेकिन भावानुभाव, आप कारकांश, होरा चक्र, बाकी सारी चीज़ों का बहुत ही बारीकी से गणना किया जाता है, लेकिन आपकी लग्न से, आपकी चंद्र कुंडली से और साथ ही आपके नवमान से सारी गणनाएं हो जाती हैं जी। अगर कोई ज्योतिषाचार्य हैं तो वो चाहेंगे तो आपकी लग्न से ही कर देंगे, चंद्र कुंडली की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लग्न आपका शरीर है तो चंद्रमा आपकी आत्मा है और नवमांश आपके कर्म है, इस तरह से गणना की जाती है। और आज के समय में जो ज्योतिष का पेशा बना रखा है, एंजल गाइडेंस वगैरह भी हैं, अंक ज्योतिष है, ये सारी चीजें हैं, मगर एक सीमित दायरे में हैं। जैसे लाल किताब है, वैदिक ज्योतिष से हटके है, लेकिन जो इनके उपाय हैं वो काफी कारगर होते हैं, वो अनुभव में उतारा हुआ है। आप मतलब ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को ज्योतिष में अगर वो जा रहा है तो वो ज्योतिषाचार्य के पास जाने से बेहतर है किसी जिनको लाल किताब का अधिक ज्ञान हो उनके पास जाए? नहीं, लाल किताब एक अलग पार्ट हो गया। अच्छा, अंक ये क्या है? लाल किताब आपके जैसे लग्न से माना जाता है, वो एक काला चक्र माना जाता है। काल चक्र मतलब 1 नंबर से उसकी शुरुआत होती है और 12 भाव तक 12 अंक ही माने जाते हैं। और जो वैदिक ज्योतिष में होता है वो लग्न आपकी मानी जाती है जहाँ पे वो अंक लिखा होता है। जैसे आपकी लग्न में अगर 4 अंक लिखा है तो कर्क लग्न की कुंडली हो गई, लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं है। आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी चक्र हो, लेकिन जो 1 अंक होगा वहाँ से शुरुआत होगी।
अच्छा। जैसे कि अब द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का हो गया लाल किताब के अनुसार, वो होगा ही होगा, बिल्कुल। लेकिन आपकी अगर कुंडली जी मिथुन लग्न की है जी। तो चंद्रमा द्वादश भाव में उच्च का होगा। अच्छा। वो द्वादश भाव में उच्च का माना जाएगा क्योंकि वृष राशि का है जी। तो वहां पे उच्च का माना जाएगा। लेकिन लाल किताब में क्या होता है कि लाल किताब में द्वितीय अंक में चंद्रमा उच्च के हो गए, प्रथम में सूर्य उच्च के हो गए जी। मतलब इस प्रकार से गणनाएं चलती जैसे हैं। अगर थोड़ा सा और आप बता दें, तीसरे में किसको कहते हैं? अब तीसरा अंक हो गया मिथुन राशि, वो बुध आपके जो स्वामी माने जाएंगे वो तृतीय के ही माने जाएंगे। अच्छा। चतुर्थ के चंद्रमा माने जाएंगे कर्क राशि के, साथ में पंचम सिंह राशि के सूर्य माने जाएंगे। छठे भाव में फिर कन्या राशि आती तो बुध स्वामी हो जाएंगे जी। फिर सप्तम भाव में तुला हो गई तो शुक्र हो गए उसके स्वामी, ठीक है। अष्टम भाव में 8 अंक आ गया तो उसकी वृश्चिक राशि होगी, मंगल स्वामी हो गए जी। नवम भाव में 9 नंबर आ गया तो धनु राशि हो गई जी। दसम भाव में आपके मकर राशि आ गई, शनि स्वामी हो गए। लाभ भाव के स्वामी भी आपके कुंभ राशि हो गई, शनि हो गए, जी। ठीक है। फिर द्वादश भाव में गुरु स्वामी हो गए, द्वादश मतलब 12वां, मीन राशि के। 12वां। मगर ये लाल किताब की गणना है जी। तो अगर मान लेते हैं कि आपके कि किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1996, ठीक है। तो अब इसको लाल किताब के अनुसार कैसे देखा जाएगा? लाल किताब के अनुसार आपका डिटेल निकाल लिया जाएगा क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, जी। ठीक है। टाइम भी उसमें मांगते हैं? उसमें टाइम ही, अब जैसे कि ये आपने 15 डेट वाली जो कुंडली दिखाई बता रहे हैं, इसमें अगर आपका मूलांक आपका बन जाता है जाके आपकी लाल किताब के अनुसार, वहाँ पे अगर आपकी मकर राशि है तो वहाँ पर भी 1 नंबर ही माना जाएगा, मतलब 1 मेष मान के मंगल उसके स्वामी हो जाएंगे, वरना मकर लग्न है तो उसके शनि स्वामी होने चाहिए। मतलब ज्योतिष की कुंडली और लाल किताब की कुंडली अलग अलग होती हाँ, भिन्न भिन्न है बिल्कुल, उसका कोई आपस में? हाँ, बहुत 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 चेंजमेंट है दोनों में। अच्छा, तो फिर से हम लोग अपने जिस प्रश्न पर थे कि अगर लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है, तो आपने बताया कि लग्न हमारा शरीर है, चंद्र हमारी आत्मा। तो ये मतलब ये भी कैसे निर्धारित किया जाता है कि ये लग्न है, ये चंद्रमा है? ये बनाया कैसे जाता है? या लोग कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आज से पहले कभी उसने नहीं भी पढ़ा हो, तो वो कैसे समझ सकता है? देखिए, जैसे कि लग्न हो गई, जो आपका जन्म हुआ, अगर आपके जन्म समय में लग्न में आपके 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन लग्न हो गई जी, ठीक है। और ये आपकी लग्न हो गई, साथ में जहां आपके चंद्रमा विराजमान हो गए जी, जिस राशि में, जैसे सपोज देन मिथुन लग्न हो गई आपकी और चंद्रमा आपके 10वें भाव में विराजमान है, मतलब कि मीन राशि। अच्छा। राशि आपकी मीन हो गई, लगन आपकी मिथुन हो गई, लग्न के स्वामी आपके बुध हो गए, साथ में चंद्र राशि आपकी हो गई गुरु की, ठीक है। तो आपकी मीन राशि से गणना की जाएगी, साथ में लग्न से भी गणना की जाएगी। इसमें चंद्रमा अगर ज्यादा बलवान होते हैं तो ये मानिए कि चंद्रमा की भी कुंडली लमसम वैसी ही तैयार होती है जैसी लग्न की। अच्छा। ये दोनों में दोनों जो बली होते हैं उनकी कुंडली ज्यादा जीवन पर असर करती है आपके। अच्छा, और क्या ऐसा होता है कि दोनों कुंडलियां में दोनों जो मेन मतलब लग्न में जो प्रथम भाव होता है उसको ही लग्न मानते हैं, और चंद्रमा जहां पर जिस भाव में विराजमान होते हैं उसको चंद्र मान लेते? किसी का लग्न और चंद्र दोनों नीच के हैं या अस्त है, हाँ ठीक है, उस कंडीशन में किसको बली माना जाएगा? अस्त होने में तो फिर लग्न को ही मान लिया जाएगा, लेकिन चंद्रमा अब नीच के हैं तभी कहाँ पे किस राशि किस स्थान पे हैं ये देखा जाएगा। जैसे कि अगर नीच के हैं तो कर्क के नीच के हो गए जी, है ना, कर्क के, वृश्चिक के नीच के हो गए, वृश्चिक के नीच के हो गए। हाँ, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में है तो नीच के हो गए। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब लग्न और चंद्र में बदलाव होते हैं। नीच से ऐसे कोई तात्पर्य नहीं है, ये अंक उस पर भी होता है कि किस डिग्री पे बैठे हुए हैं। अच्छा, नवमांश की किसी की भी जो कुंडली बनती है उसका वो कैसे बनती है, मतलब वो कैसे, उसका क्या, अब क्योंकि अब किसी की लग्न की कुंडली बन गई, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि फलों का रस, 4 प्रकार के फल लिए गए और उनको निचोड़ के एक रस निकाल लिया गया, तो वो हो गया आपका नवमांश। लग्न, चंद्र कुंडली, साथ में चलित, इन सबका निचोड़ नवमांश में आ गया। तो नवमांश से आपके कर्म का और बहुत ज़्यादा, अब जैसे कि आपके लग्न में कोई भी, आपकी लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है और नवमांश में वो उच्च का हो गया, तो ये समझिए कि वो नीच का फल कम देगा, फिर वो उच्च का फल ज़्यादा देगा। तो ये कब देता है? मतलब नवमांश को मैंने सुना है कि शादी के बाद देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, शादी के बाद नहीं, जन्म से सारी चीजें चल रही होती हैं। अब किसी का सूर्य नीच का है, तुला का है जी आपके लग्न में, ठीक है, लग्न कुंडली में। अच्छा जी, इसी में एक बढ़ते हुए एक प्रश्न कि जैसे आजकल बहुत एक क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में होता है, वो कहीं पर भी नौकरी कर रहा होता है, परेशान होता है, हर व्यक्ति को लग रहा होता है, बहुत सा बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी जॉब की, क्या प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब, और आदमी क्या कर्म करेगा पूरे जीवन, ये सारी चीजें भी कुंडली में निहित होती हैं या पता होता है कि पता चला जा सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है जी तो उसका कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा होता है, जी साथ में गुरु अच्छे होते जी। हैं, और भी प्लेनेट्स उच्च के भी होते हैं, जी। साथ में राजयोग बनाते हैं, जी। तभी सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। जी। ठीक है। अब जैसे आईएएस पीसीएस की जो कुंडलियां होती हैं, उनकी कुंडली के जो योग होते हैं वो उच्च के ग्रह तो होते ही हैं, साथ में ऐसे सिस्टम ऐसे अपने भाव में बैठते हैं जी। कि एक दूसरे को दृष्टिगत भी देखते हैं, जो सम्मान से प्रतिभूत होते हैं। जी। अब सम्मान भी मिलता है, साथ में धन भी मिलता है, बिल्कुल। साथ में सुख सुविधाएं भी मिलती है। बिल्कुल। तो एक राजयोग का जब निर्माण होता है जी। उसके बाद ही आपको सरकारी जॉब या अच्छा। आप कोई मंत्री बनता है तो आप सरकारी नौकरी की बात नहीं करेंगे, आप सरकार से मिलने वाले लाभ की बात कर रहे जी। हैं। आप कोई मंत्री बन रहा है तो वो भी उसी में शामिल है, विधायक सांसद भी शामिल है, उसमें एक बड़ी पोस्ट के अधिकारी भी शामिल है, एक छोटी पोस्ट का अधिकारी भी शामिल है। अब नीच राजयोग बन गया। अच्छा, तो मतलब जिनके कुंडली में कोई राजयोग नहीं है और वो सरकारी जॉब की तरफ कहीं ना कहीं नहीं जा सकते। कि आप उसका उपाय करें, साथ में अपने जो ग्रह थोड़े से निर्बल हैं या योग नहीं बन पा रहे तो उनका योग बनाने के लिए आप उपाय करें। समय के साथ पढ़ाई के साथ में अपने स्टडी के साथ में आप उपाय करते चले, ज्योतिषी उपाय करते चले। तो बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि योग नहीं बने थे, एक नंबर से 2-3 बार रह गए, फिर बाद में क्या हुआ, जब उपाय करे गए तो उनको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। बिल्कुल ना हो गया था कि इसमें तो होना ही नहीं है इनका, मगर हो गया। ऐसा भी तो कई लोग सोचते हैं कि चलो मुझे सरकारी जॉब की तरफ नहीं जाना, और कुछ लोग प्राइवेट जॉब में भी अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर भी उनको सम्मान मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, ये पार्ट आपका एक अलग हो गया कि सरकारी हो गया। ठीक अच्छा। है, ये आपने सवाल जो किया था कि सरकारी योग, ठीक है, ये एक अलग हो। फिर आ जाते हैं प्राइवेट। जी अब प्राइवेट नौकरी तो है, पैकेज भी काफ़ी अच्छा है जी। ठीक है, लेकिन जो उसके साथ एटमॉस्फेयर है, अब कोई भी किसी भी कॉर्पोरेट का कंपनी का है, उसका पैकेज तो सरकारी से अच्छा हो सकता है, ये नॉर्मली सी बात, लेकिन उसको सुख सुविधाएं साधन, इतना प्रेशर, इतना डर, मतलब जैसी कंपनियों में होता है। बिल्कुल सही बात। भाई पैसा आप कमा लाए लेकिन आपको सुख सुविधाएं नहीं मिली, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम राजयोग की श्रेणी इसलिए सरकारी रखते हैं कि सरकार का सम्मान और सरकार से लाभ प्राप्त करना, ये हो गया राजयोग। इसे राजयोग कहते हैं। बिल्कुल। तो इसी सारी चीजों के मतलब ये तो हमारा जॉब का हो गया। अगर कोई व्यक्ति को नहीं पता है कि हम अपने लाइफ में कैसे बढ़े, वो समझ ही नहीं पा रहा, वो इतना प्रयास करने के बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं से धक्के मिल रहे हैं, और वो चाहता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करें, लेकिन एक उत्साह की कमी या ऊर्जा की कमी होती चली जाती है, मैंने लोगों के अंदर पाया है। तो ये एक आदमी कैसे कवर कर सकता है या कैसे समझ सकता है? देखिए भैया, आपको अगर जाना है दिल्ली जी, तो आप दिल्ली वाली रोड पे दौड़ोगे, बिल्कुल ठीक है। अब बंबई वाली पे दौड़ रहे होगे और पहुंचना है दिल्ली, तो कभी पहुंच पाओगे? इसीलिए कुंडली दिखलाई जाती है कि आप थोड़े दिन प्रयास करें, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती तो कुंडली के अनुसार देखें कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। और आप लोग देखिए कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े नेता भी उसमें शामिल हैं, वो लोग एक अपना एस्ट्रोलॉजर या एक पुरोहित अपने साथ हमेशा उनके होते ही हैं, हाँ। जो उनको ये मार्गदर्शन करते हैं कि आपको अब क्या करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए जॉब, धन, फिर आ जाता है कि जीवन साथी। तो अगर हम जीवन साथी के पहलू पर जाते हैं तो जीवन साथी का जो पहलू है वो किस भाव से देखा जाता है? मेरा एक प्रश्न, उसका जीवन साथी कैसा होगा, कहाँ से होगा और उसकी कैसी शादी होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, विवाह का जो योग होता है वो भी कुंडली में पहले से बन के आते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्त्री और धन, ये 4 चीजें आपकी जन्म के समय आपके साथ आ गई हैं, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर बदलाव कर सकता है, और ना इस धरती पर कोई व्यक्ति इंसान ऐसा बना है कि आपके आने वाले प्रारब्ध को काट देगा और फिर वो आपको अच्छा जोड़ देगा, ठीक है। ऐसे तो सीता माता की कुंडली में 14 वर्ष का वनवास का योग नहीं था, बिल्कुल, ठीक है। उनकी कुंडली देखने वाले कौन थे? वशिष्ठ गुरु, ठीक है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, बनना था राजा, बिल्कुल, ठीक है। कहां पहुंच गए? ये भी उनकी कुंडली में नहीं था। राम जी की कुंडली में सारे ग्रह उच्च के थे, बिल्कुल, ठीक। सारे ग्रह उच्च का मतलब चक्रवर्ती राजा है, और उसके बाद भी जो है, और आज के समय में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं हम तो ऐसा कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा। भैया ये झूठ है, मिथ्या है, गलत है, ये आपको भ्रमित करने वाला है, ठीक है। कि आपको इस तरह से हम आश्वासन दे दें कि आपका तो ये योग है नहीं। अगर हम कुंडली आपकी देख लेते हैं तो आपको बताएंगे कि भैया ऐसा आपके में है नहीं, आप प्रयास और कर लीजिए, उपाय और कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। एक अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे थे कि जीवन साथी के लिए, तो ये कैसे पता चलता है? जीवन साथी के लिए कुंडली का सप्तम भाव की गणना की जाती है। अच्छा। सप्तम भाव पार्टनर का भी है, पत्नी का भी है, व्यवसाय का भी है, और इसकी जो ग्रह स्थिति होती है वो उच्च के हैं कि नीच के हैं, किसके साथ युति करके बैठे हुए हैं और किस भाव में बैठे हुए हैं, इससे गणना की जाती है। तो अगर पत्नी आपको सपोज देन जॉब वाली लोग ढूंढ रहे हैं कि हम जॉब वाली पत्नी भी लेंगे, हम भी जॉब करते हैं तो पत्नी भी जॉब वाली मिले, लेकिन अगर सप्तम भाव के स्वामी अच्छी कंडीशन में नहीं है,
और वो किसी डब्लेटेट में है, तो आप जिंदगी भर शादी करो या ना करो, पत्नी आपको जॉब वाली नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग अभी विवाह की बात कर रहे थे, तो जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि पत्नियां आजकल मारने लगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पतियों ने भी तो बहुत लंबे समय तक स्त्रियों के साथ अत्याचार किया है। अब पत्नियों ने 3-4 साल से चालू कर दिया तो पति परेशान हो गए। अभी तक इतने लंबे समय तक मैंने अनुभव किया है कि पतियों ने भी तो स्त्रियों के ऊपर या पुरुषों ने स्त्रियों के ऊपर अथाह अत्याचार हुआ है। अब कोई व्यक्ति वही चीज उनको वापस करने लगा है तो वो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक चीज तो ये कि धर्म जो लगता है, धर्म शब्द जो लगता है वो सिर्फ पत्नी के आगे ही लगता है। अच्छा, पति के आगे नहीं लगता। अच्छा, है ना। तो धर्म पत्नी होती है जी। आप अत्याचार करो, उसको सेवक की तरीके से रखो, उसे काम कराओ, ठीक है। और अपनी सनातन संस्कृति में धर्म पत्नी लगाया गया है, बिल्कुल ठीक है। वो आपके धर्म में आपके साथ खड़ी रहे, वो होती है धर्म पत्नी। और वो सिर्फ अपने सनातन में ही है। अच्छा। बाकी सब जगह नहीं, ठीक है। अब आपने कहा कि आज तक अत्याचार पुरुष करते रहे, पुरुषों पे अत्याचार हो रहा, ठीक है। तो अब वो पत्नियां रही नहीं है, धर्म वाली नहीं रही, पत्नी रह गई है, धर्म तो हट गया आगे से। और जब धर्म हट जाता है, कहीं से भी धर्म हट जाता है, तो उसमें हिंसा शामिल हो जाती है। तो यानी कि अभी तक पुरुष जो थे वो धार्मिक नहीं थे, इसीलिए तो स्त्रियों पे कर रहे थे। अब धार्मिक होना और धर्म को मानना दो अलग अलग बातें हैं जी। अब आप धार्मिक हो, बता रहे हो कि हम धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, ये करते हैं, और घर में अपनी पत्नी पर अत्याचार करते, तो ये तो है टिट फॉर टैट। कहीं ना कहीं कर्मा लौट कर आता ही है, जो जिसने किया है वो उसको कर्मा लौट के आता ही है, ठीक है। आज का सिनेरियो बदल गया है, धर्म हट गया है सबके से आगे, जी, ठीक, सबके आगे से धर्म हट गया है। पत्नी जो है धर्म पत्नी अब नहीं रही। अब लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है भाई? ये तो बहुत खराब शब्द यूज किए जाते थे, पहले के लिए थे। आज के समय में क्या है कि आप प्रयोग कर रहे हो सिर्फ, जी, कि देखेंगे कि आप पति बनने काबिल हो कि आप पत्नी बनने काबिल हो, ठीक है। अब एक सामान्य सी बात है कि दो दोस्त रहते हैं और अगर उनकी नहीं बनती, किसी चीज में झगड़ा हो जाता है, तो वो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, जी। तो यही लाइन यहाँ पर भी है कि भाई अगर वो आपकी पत्नी बनने योग्य थी, नहीं थी, और वो पहले से कहीं से जुड़ी हुई थी, आप लोग जबरदस्ती उसको विवाह करा दे रहे हो, जी, ठीक है, तो उससे कहां से बनेगी? तो आजकल तो जो लोग अपने मन से भी करते हैं, वो लोग भी आपस में थोड़े समय के बाद, भाई कुंडली में जिसके 36 में से 32 गुण मिलते हैं, उसके भी तो डाइवोर्स होते हैं, नहीं होते क्या? मैं पूछना चाह रहा था भाई। ये तो आपने कुंडली मिला दी, कुंडली मिलाने के बाद बताया 32 गुण मिल गए और आपका विवाह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या ये ठीक है? आप बताइए। मतलब आपके डाइवोर्स नहीं होता, कि झगड़ा नहीं होता, कि उसमें दहेज में जलाया नहीं जाता दहेज लेने के लिए? भाई जब 32 गुण मिले तो मतलब किसका मतलब पुरुष आपके विचारों वाला था और महिला आपके विचारों वाली थी, तभी तो पति पत्नी बन गए दोनों आपस में। वो तो अलग ही अलग और बन गए, जी। तो ऐसे तो जो कई ऐसे मामले हो रहे हैं गुरुजी कि जिसमें बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है, घर वाले मिला रहे हैं, फिर कुछ ही समय के बाद, चाहे अभी आपने एक वर्ड बोला कि धर्म अलग हट गया है, पत्नियों के नाम के आगे से पत्नियां, तो जो दहेज, अभी आपने एक वर्ड भी बोला था कि पत्नियां जलाई गई, उनके साथ अत्याचार हुआ, तो अब वही अगर पत्नी वापस कर रही है या स्त्रियां वापस कर रही हैं कि दहेज प्रथा लगा रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, तो क्या ये सारी चीजें, मेरा बस इस प्रश्न का समझने का ये था, क्या ये सारी चीजें जब कोई व्यक्ति शादी करने जा रहा होता है, कोई भी अपनी लाइफ का एक वो डिसीजन लेने जा रहा होता है जिससे वो आने वाले अपना जीवन जितना भी उसने जिया होता है उतना ही अगर उसको और भी जीना है किसी के साथ, तो उसके बारे में वो जानकारी उस कुंडली के माध्यम से मिल सकती है। हमने एक शुरुआत की थी कि व्यक्ति की कुंडली में ये भी लिखा होता है कि कुख्यात होगा कि विख्यात होगा, जी, बहुत ज्यादा सम्मान पाएगा कि बहुत ज्यादा अपमान कराएगा, ठीक है। तो अब हर महिला तो मारने वाली नहीं है पति को। भाई 1-2 केस आपके सामने ऐसे आ गए, ठीक है जी, 1-2 केस आए होंगे, ज्यादा 3-4 केस आ गए। अब 1-2 ऐसी कुंडलियां तो निकलती ही हैं। अब वो लोग अब छोड़ने वाला सिनेरियो बना नहीं तो उन्होंने हत्या में तब्दील कर दिया। अच्छा भाई, जब वो छूट नहीं पाए, अलग नहीं हो पाए और किसी और से प्रेम करते हैं, आपने जबरदस्ती उनका विवाह करा दिया और उसके बाद भी फिर जो है आप लोग जबरदस्ती करो, तो उसमें 1-2 केस तो ऐसे होते ही हैं। इसमें सारे केस कहाँ से आ गए? चलिए, तो इसको थोड़ा सा अगर और उस पर देखते हैं कि अभी एक बात हुई थी जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बोली थी कि जो भी पुरुष, जो भी बच्चे और बच्चियां चरित्र से सही नहीं है, या जिनके भी कुछ क्या बोल सकते हैं कि 3 से 4 उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो वो कैसे अच्छे मनुष्य बनेंगे, या कैसे किसी दूसरे के साथ में जाकर उसके साथ एक लंबा रास्ता व्यतीत करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आके अपनी अपनी राय दी, बहुत सारी स्त्रियों ने आके, बहुत सारी
लोगों ने आके बोला कि अनिरुद्धाचार्य जी गलत बोल रहे हैं, प्रेमानंद जी गलत बोल रहे हैं, ये आप कैसे बोल सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो कि जो संत लोग हैं वो बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं, ठीक अच्छा। है। उनकी शब्द शैली थोड़ी सी अटपटी थी कि ये कहा जा सकता है कि एक सदी के दोस्त रहना, मित्र बनना, ज्यादा लोगों से मित्रता है, जी। रिश्ते कैसे निभाएगी लड़की, ठीक है, ये शब्द यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि मुंह मारना एक व्याख्या गलत, एक महिलाओं के लिए एक शब्द वैसा अच्छा नहीं लगता। ये बात तो उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोली थी, बच्चों के लिए भी बोली थी, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियों के लिए बोला गया था, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोला गया था। पत्नियां लड़कियां हैं, जी। उनके लिए शब्द खराब होते हैं, जी, ठीक है, कि 4 जगह मुंह मार के आए। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संतों ने बोला उसकी शब्द शैली गलत थी, बात सही थी। बात उनकी ठीक थी कि आज का सिनेरियो देख के कि आज यहाँ कल वहाँ, ये सब चीजें हैं और है भी। क्या ये भी उनके मतलब जो कुंडली के भावों पर निर्धारित होता है हाँ, कि बिल्कुल। व्यक्ति के 4 दोस्त बनेंगे, 6 दोस्त बनेंगे? अब उसमें 2-4 केस ऐसे उड़ के आते हैं। 100 में से 100 लड़कियां क्या ऐसी होती हैं क्या? 100 में से 100 लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो यहाँ वहाँ 4 जगह वाली बात कही जा सकती है। भाई उसमें 2, 4, 6, 10 लोग होते जी। हैं और बदनाम पूरी महिला संघ हो गया उसमें जी, तो उसमें सब बदनाम, जी, जो अच्छा है वो भी बदनाम और जो बदनाम था वो तो ही बदनाम। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम एक इंडिविजुअली बात करें कि उसमें आजकल का ये समय चल रहा है कि वो इस तरह से कुछ लड़के लड़कियां गलत जगह पे जा रहे जी। हैं, गलत जगह उनका बर्ताव होने लगा है, गलत अपने रास्ते से भटक गए जी। हैं, ये सब कहे जा सकते हैं, लेकिन 100 में से 100 नहीं है, जी, 100 में से कुछ ही होते हैं। अच्छा, तो इसी बात को अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अपनी कुंडली पर दोबारा से वापस आते हैं, ये जो 7.5 सन ढैया और राहु की महादशा, मैंने अधिकतर पाया है ये एक ऐसा प्रश्न उभर कर आया है कुछ समय से जिसमें हर दूसरा आदमी मैं कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ पाता हूँ। ये एक ऐसा जिसपे अगर हम यूट्यूब पर जाते हैं तो 10,000 वीडियोस हमें मिल जाते हैं। इतना ज्यादा शनि जी से क्या इसी जैसे हम लोग अचानक से इतना ज्यादा डर होने लगा है कि सिर्फ कि शनि देव जी अच्छे नहीं है, राहु देव का जो कहीं पर भी होते हैं तो उससे चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक तरफ आदमी कह रहा होता है कि अगर राहु मान गए तो आप रातों रात वो हो गए। तो जरा शनि जी पर भी थोड़ा सा बताइए और साथी और ढैया पे भी बताइए। देखिए, शनि की 7.5, शनि देव का जब भी 7.5 या ढैया का प्रभाव आता है जी। तो आपका पुराने बुरे कर्म किए होते हैं जी। उसका पूरा रिजल्ट आ जाता है, निकल आता है उसी में। मतलब वो 2-2.5 साल ही, ढैया 2.5 साल की होती है, लेकिन वो पूरा 10-20 साल का निचोड़ आपको, जैसे आज के समय में कहते हैं कि भैया ये तो बहुत बुरे कर्म करता है। जी। 7.5 का मतलब बस ये है कि जिंदगी में आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका उस समय आपको रिजल्ट नहीं मिला जब आप बुरे काम कर रहे थे। आपने कोई दुर्व्यसन किया है, आपने किसी के साथ गलत किया है, जी। अधर्म के साथ किया, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग किया। तो इसे आपको हम मंत्री और बड़े लेवल की बात करेंगे, जी। सांसद विधायक होते हैं, आपने उनको जेल जाते हुए देखा है। जी। ठीक है, अच्छे से नेता होते हैं, सेवक होते हैं जनता के, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि किसी एक छोटे से केस में फंस जाते हैं जी। और जिंदगी उनकी जेल में कट जाती है। अच्छा। ठीक है, क्या उन्हें सेवा नहीं की? भाई कोई भी मंत्री है, कोई भी सांसद है, कोई भी विधायक है या किसी भी उच्च पद पे है, आप देखते हैं कि बाकी सब तो ठीक ठाक चलता रहा, इनके ऊपर ये केस लग गया, ये IAS PCS थे, निलंबित हो गए। तो भाई ये DM थे, SP थे, निलंबित कहाँ से हो गए? और ये तो इतने सांसद विधायक थे, इनके ऊपर ये कहाँ समय आ गया? जब ये कर रहे थे तब तो इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तब जी। तो इन्होंने खूब आराम से आनंद उठाया खूब। लेकिन जब 7.5 या ढैया का प्रभाव जीवन पे आता है तब इसका असर आप पर पड़ता है। अच्छा, ये जो इसी को दशा महादशा बोलते हैं या दशा महादशा कुछ अलग होती है? दशा महादशा बिल्कुल भिन्न है। 7.5 या ढैया से इसका कोई लेना देना नहीं है। शनि की महादशा भी अलग हो गई और महादशा के अंतर्गत भी इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि 7.5 जैसे कि प्रतिफल दे रही है, ये तो 7.5 साल देगी, लेकिन शनि की जब महादशा चलेगी तो 18 वर्ष देगी। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा 18 वर्ष आपको दिक्कत हो गई, लेकिन कभी कभी इस तरह की होती है कि आजीवन कारावास की जो सजाएं होती हैं वो इन्हीं के अंतर्गत मिलती हैं। और ये भी देखा गया कि 60+ जब एज हो जाती है या 7.5 चलती है या महादशा चलती है तो मृत्यु के साथ ही खत्म होती है 60+ में। अच्छा। हाँ, मतलब अमूमन इस तरह का होता है, 101% नहीं है, लेकिन इस तरह से होता है कि 60 के बाद जब भी चलती है जी 7.5 या आपकी महादशा चल रही है जी। और नेगेटिव रिजल्ट दे रही है तो फिर वो आपके प्राण हरता है एक तरीके से। हाँ, ये मान लीजिए, लेकिन अंत में 18 वर्ष 60 + 18 मतलब ये समझ लीजिए 78। मतलब कि आपको दुख देने के बाद फिर वो जो है आपका अंत करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का किसी जगह किसी के शनिदेव बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं तब भी ऐसा ही? अच्छी पोजीशन पर बैठे से क्या मतलब? अच्छी पोजीशन पर बैठने से मतलब क्या है? अच्छी पोजीशन पर बैठे होने का मतलब ये आप उच्च का बता रहे हैं कि हाँ। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं कि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, जी। ठीक है, लेकिन जब उस व्यक्ति की 7.5 या ढैया आती है तो वो दिवालिया हो जाता है।
जैसे अभी अनिल अंबानी के जी। ऊपर आप देख रहे हैं कर्जा है, जी। ठीक है, 4,000 करोड़ का है, जी। ठीक है, शनि की दशा चल रही है, अच्छा। शनि उच्च चुके हैं, अच्छा। फिर भी इस तरह के रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्म फल नहीं मिलेगा, अच्छे बैठ गए हम ऊपर बैठ गए जाके, तो आप जो जितना बुरा करे उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। हम चाहे ऊंचे बैठे चाहे नीचे बैठे, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मतलब ये है कि शनि देव अगर उसमें बैठे भी हैं तो भी उनका कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। अच्छा फल तो यही मिल रहा था, आपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करी। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ा ना शनिदेव ये होता है कि आप फल देके जरूर जाएंगे। हाँ, वो आपको कर्म का फल मिलेगा और मिलेगा। उन्हीं के अंतर्गत अधिकतर मिलता है, पूरा नहीं कहेंगे लेकिन अधिकतर उन्हीं की 7.5 अड्डैया में देखने को मिलेगा। क्या, अच्छा जी ये बताइए इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे चलते हैं कि क्या कुंडली में जीवन के हर समस्या का हल है? हाँ, जीवन की हर समस्या का हल है, अगर आप उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप उसके उपाय करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुंडली में उपाय है। अच्छा। कुंडली के द्वारा समाधान किया जा सकता है हर समस्या का। और अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तब? कुंडली नहीं है तो फिर उसके फेस के माध्यम से भी किया जा सकता है, उपाय बताए जा सकते हैं, अंक के माध्यम से। अब यहाँ पे आ जाता है अंक ज्योतिष। कुंडली नहीं है, अब आपने कहा डेट ऑफ बर्थ ही नहीं हमारे पास, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी फेस रीडिंग कर सकते हैं। जी, फेस रीडिंग कर सकते हैं। फेस रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा। फेस रीडिंग से अधिकतर चीजें क्लियर हो जाती हैं और जो उसकी समस्या है उसके समाधान के लिए आप उपाय बता सकते हैं। अच्छा, तो कुछ अगर उदाहरण देकर समझा सकें। उदाहरण देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको जो है अगर उसको उपाय बताए जाएंगे तो अब ये तो नहीं कहेंगे करोड़पति बन जाएगा, लेकिन जहाँ पे क्राइसिस उसकी चल रही थी वो वहां पर वाइंड अप हो जाएगी। अच्छा। उसके जीवन में आर्थिक स्थिति के सुधार आने लगते हैं। कोई सपोज ने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, आए दिन यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। होता क्या है कि घर में आपके बेडरूम में ही नेगेटिविटी होती है। अच्छा। अधिकतर केसेस में 99 में ये होता है। व्यक्ति का स्वभाव एक अलग बात हो गई, लेकिन अधिकतर आपके ऑरा मंडल में इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि नेगेटिविटी व्याप्त होती है और उस पर हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, जैसे ढर्रा चला आया वैसे चलाते रहे। लेकिन अगर आप उसका उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने में, कम से कम 3 महीने में आपको उसका प्रतिफल देखने को मिल जाता है। तो मतलब यहीं पर जब किसी के पास कुंडली नहीं होती है तो हम सीधे लाल किताब की तरफ या अंक ज्योतिष की तरफ, और फिर बचा तो फेस रीडिंग, साथ में हस्तरेखा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो हस्तरेखा है। अच्छा। हस्तरेखा से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब अगर किसी के पास नहीं है तो वो इन चीजों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाल किताब से वो सारे उपाय भी उसको मिल जाते हैं जिससे वो जीवन में अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकता है। कुछ हमारे अगर जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग देखेंगे, उनके लिए अगर आपके पास कुछ ऐसे वो कि जो सभी कोई फॉलो कर सकता हो, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? देखिए, आप लोग किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो शनि की महादशा हो या राहु की महादशा हो या 7.5 या ढैया या कुछ भी आपके साथ अपघटित हो रहा है किसी भी राशि के अनुसार जी, तो आपके घर में आपके माता और पिता जी, सूर्य और चंद्रमा जी, माता जो है प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं, माता का प्रतिनिधित्व सूर्य का प्रतिनिधित्व पिता करते हैं, और जिसके सूर्य चंद्रमा अच्छे होते हैं कुंडली में जी, तो बाकी सारे ग्रह भी अच्छा प्रतिफल करने लगते हैं। तो अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं जी, या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं जी, और रोज अगर चरण स्पर्श करते हैं तो बहुत बेहतर है। उनकी आज्ञा का पालन करिए, उनकी सेवा करिए, वो जो कहते हैं उनकी बात मान लीजिए, तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा की आप अगर सेवा कर, माता की सेवा करते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा सुख के कारक हैं, जो सुख मिलता है, पैसा नहीं, सुख जो मिलता है, सुख तो एक छोटे से एक कम पैसे वाले को भी मिलता है और दुख जो है एक अमीर व्यक्ति को भी मिलता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आप माता की सेवा करते हैं तो आप अपने सुख में वृद्धि करेंगे। आप उनकी सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, उनकी बात मानिए, यही सेवा होती। कोई रोज उनको अलग से कुछ करना नहीं होता, सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना होता और उनके चरण स्पर्श करना होता है। तो अगर आप इतना करते हैं, देखेंगे चंद्रमा अच्छा हो रहा है, उसमें आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, सुख में भी वृद्धि होती है, और आपको जो नींद ना आने की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। अच्छा, ये चंद्रमा की अगर आप उपाय करते हैं, चंद्रमा के उपाय, मतलब अपनी माता की सेवा करते हैं। तो अगर जैसे किसी का अपनी माँ से बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, किसी का भी, और उसको नींद कम आती है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेशन है। हाँ, ये चंद्रमा की दिक्कतें हैं आपको। अच्छा, चंद्रमा नीच के तो नहीं कहेंगे, नीच के चंद्रमा होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जी, माता के भक्त हैं अपने मोदी जी, चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक राशि का। अच्छा, ठीक है। अब अगर नीच राशि का होने से अगर माता से डिस्ट्रीब्यूट होता तो मोदी जी भक्त नहीं होते, ठीक है। मोदी जी भक्त अपनी माता जी के, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि नीच के हैं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा पर राहु शनि
कि जब दृष्टि पड़ती है तब चंद्रमा दूषित हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और जो आजकल लोग रात में जागते जाता है, हाँ। 12 बजे के बाद जो लोग जाग जाते हैं, चंद्रमा ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, अच्छा, फिर वो खराब होने लगता है, ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। मतलब कि रात के 12 बजे के बाद भी कोई कार्य क्रियाकलाप नहीं करने चाहिए, जैसे भोजन करना भी है, घूमना फिरना भी है, वो भी नहीं करना चाहिए, जागना नहीं चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए कि 12 बजे से पहले पहले आप सो जाएं। तो विद्यार्थी लोग तो रात में ही पढ़ाई करते हैं, फिर रात में करते हैं, दिन में भी करते हैं। अब उनका ये है कि पढ़ाई एक अलग मैटर करता है, हमने घूमने फिरने खाने पीने की बात की जी। है, और उनको नींद नहीं आ रही, वो पढ़ाई करना एक अलग एजुकेशन। अब कोई लोग वर्क करते हैं रात में जाके, भाई पूरी रात ही कार्य करते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं होती। लेकिन जो लोग जानबूझकर इस तरह का प्रयास करते हैं, उनका काम ही है भाई, रात की ड्यूटी है तो रात ही में करेगा, है ना। तो अगर रात में ड्यूटी है तो दिन में तो करेगा नहीं, बिल्कुल। तो उसकी तो ड्यूटी है। बच्चे को पढ़ना है तो रात में भी पढ़ सकता है, दिन में भी पढ़ सकता है। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पर आए, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान आपने हम लोगों के साथ साझा किया। हमें लगता है कि जितनी भी चीज़ें आपने हम लोगों को बताई हैं वो हमारे जीवन में कुछ वैल्यू एडिशंस करेंगी, कुछ हमारे कष्टों को कम करेंगी। तो अगली बार जल्दी ही आकर दोबारा से अपने ज्ञान को और हम लोगों के साथ बांटिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं।